नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़ी इस जंग में भारत के द्वारा जिस तरह से पाकिस्तान को नाको चने चबाए जा रहे हैं, ऐसे में भारत की मीडिया भी कहीं किसी से कम नहीं है। हम अगर मीडिया हाउस में बैठकर के ही पाकिस्तानियों को बहुत बुरी तरह पछाड़ दे रहे हैं, तो यह पछाड़ कहीं ना कहीं भारत के लिए मजाक का कारण भी बन जा रही है। ऐसे में गंभीरता का परिचय देने की आवश्यकता है। आज के सेशन में हम इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अब यह चर्चा आई कहां से है, मैं वो चर्चा आप लोगों तक साझा कर देता हूं। क्यों मैं आज के सेशन की शुरुआत ही यहां से कर रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, कल मैंने आप लोगों को 3 सेशन दिए थे और उनमें से पहला सेशन अंकित इंस्पायर इंडिया पर था। पहला सेशन अपनी पाठशाला पर था। उसके बाद में शाम को हमने अंकित इंस्पायर इंडिया पर एक सेशन किया। फिर देर रात्रि हमने फिर एक और सेशन किया जब जम्मू के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से हमले हुए। भारतीय सेना ने बड़ी पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए जितने भी हमले हुए थे उनमें से अधिकांश को न्यूट्रलाइज कर दिया। यह जानकारी मैंने मध्य रात्रि लगभग 12 बजे अपने सेशन में आप लोगों को अंकित इंस्पायर इंडिया पर साझा की थी। अब मैं ये सेशन साझा करके निकला और उसी समय पर एक हेडलाइन थी कि पाकिस्तान का F-16 भी मार गिराया है। अब ये जो खबर थी ना, F-16 मार गिराया जाना, और ये सब खबर चल कहां से रही थी, अब उसके पीछे की कहानी हम आपको बताएंगे। पूरी स्टोरी के पीछे चलेंगे। पाकिस्तान ने हमास टाइप चीप मिसाइल का यूज किया था, यह जानकारी हमने आपको अपने सेशंस में दी थी और हमने बताया था कि किस तरह से जम्मू के ऊपर एक के बाद एक मिसाइल हमले हो रहे हैं और उन मिसाइल हमलों को भारत का सुरक्षा तंत्र वहीं की वहीं न्यूट्रलाइज करने का प्रयास कर रहा है। हमने अपने सेशंस में ये सारी जानकारी आपको विद वीडियो एविडेंस बताने का प्रयास किया था, जो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रही थी। निश्चित ही वॉर के टाइम पर आपके पास सरकार के द्वारा क्रेडिबल जानकारी आने में समय लगता है। सरकार की क्रेडिबल जानकारी आते आते पूरा दिन निकल जाता है, अगले दिन आती है। तब तक मीडिया को, जनता को अपडेट करना होता है और जनता को अपडेट करने में आजकल लोकल पत्रकारिता, कोई भी ग्राउंड रिपोर्टिंग के नाम पर अगर केंद्र में बैठे हुए किसी भी पत्रकार को या मीडिया हाउस में बैठे किसी भी बड़े पत्रकार को भेज देता है, तो पत्रकार ये स्टिंगर के ऊपर विश्वास करके कि उसने जो जानकारी भेजी है वो सही होगी और वो उसको चला देता है। फिर भी हमने अपने सेशन के अंत में आप लोगों को कुछ हिदायतें दी थी, रिक्वेस्ट की थी कि कृपया करके क्या करें और क्या ना करें। खैर, इसी बीच में आप लोगों के सामने जब मैं ये F-16 वाली खबर लेकर आया था कि भारत ने पाकिस्तान का F-16 मार गिराया, उसके पीछे की कहानी क्या थी कि असल में ANI के ऊपर ये न्यूज फ्लैश हुई थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स का हमने एक विमान मार गिराया है। हमने इसको टैग करते हुए ANI से ये सवाल भी उस समय पूछा था अपने ट्विटर हैंडल पर कि क्या ये F-16 है, क्योंकि बहुत सी जगह पर मीडिया हाउसेज में F-16 चलना शुरू हो गया था। अब ये सब चल रहा था और ये चलते चलते जम्मू पर हमले के बाद से रात 2 बजे तक, भाई साहब, अभी मैंने सुबह भी एक ट्वीट किया था कि 2 मिनट का मौन भारत के न्यूज चैनल्स के लिए। असल में कारण यह है कि वो जो 2 घंटे बीते हैं ना समस्त भारतीयों के, वो अलग ही लेवल पर थे। अलग लेवल पर क्यों थे वो मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन भारत की मीडिया के द्वारा की जा रही इस पत्रकारिता पर PIB के द्वारा प्रॉपर एक नोट डाला गया और कहा गया कि फर्जी खबरों पर एक सुनियोजित लहर आपके सोशल मीडिया फीड पर पहुंचाई जा रही है, उससे भ्रमित ना हो। और फिर हमने आपके सामने ये जानकारी डाली, तब जाकर के टीम ने थोड़ा सा इस बात को लेकर के कि न्यूज को कहां तक फॉलो करना है उस पर एक विराम लगा। हुआ क्या था, इस पूरे की पूरे जम्मू इंसिडेंट के बाद भारत में एक स्वतः संभावित रिएक्शनरी मैकेनिज्म क्रिएट हो गया था कि जो हम पर हमला हुआ है इसका हमने क्या बदला लिया। अब जो बदला लिया, उस बदले की बात को हम अपने सेशंस में कई बार कहते आ रहे थे कि बदले के नाम पर कराची में हमला हो सकता है, बदले के नाम पर सिंधु का जल छोड़ दिया जाएगा, बदले के नाम पर BSF इधर से एंट्री करेगी, BLA उधर से एंट्री करेगी। सब कुछ वैसे ही जो आप और हम चर्चा करते आ रहे थे, वो चर्चा को यहां पर न्यूज चैनल्स ने सत्यता प्रमाणित कर दी। बकायदा इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स चलने लगी कि अज्ञात बॉर्डर के अंदर भारत की सेना पाकिस्तान में घुस गई है। मीडिया हाउसेस के अंदर तालियां बजने लग रही थी और इस तरह की रिपोर्टिंग हो रही थी बकायदा कि भारत ने कराची पोर्ट को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है, भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर घुस गई है। लोग जो इस समय पर मतलब न्यूज देख रहे थे, जिस समय जम्मू के अंदर न्यूज चल रही है और उस न्यूज के समय आपको इस तरह की न्यूज दिखाई जा रही थी और ये न्यूज आपको इस तरह की न्यूज दे रही थी कि अब तो शायद भारत ने पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह एंट्री कर ही ली है। ये एक मीडिया हाउस नहीं, दूसरे मीडिया हाउस पर आइए, वो कहते हैं कि कराची बंदरगाह पर बड़ा हमला हो गया है।
यहां पर एक के बाद धमाकों की संख्या गिनाए जाने लगती है कि 10 से ज्यादा धमाके कर दिए गए हैं। पाकिस्तान का कराची पोर्ट पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। मतलब भारत का नेशनल मीडिया रात को बमबारी के नाम पर जो खुद की न्यूज का बम्बार्डमेंट कर रहा था, उस बम्बार्डमेंट से देखिए जो सबसे बड़ा नुकसान है वो किस बात को होता है। अगर ऐसी प्लानिंग कर भी रही थी सेना, तो इस प्लानिंग को एक बहुत बड़ा सेटबैक लगता है, क्योंकि सेना बताकर नहीं करती है। आप लोगों में से किसी को नहीं पता था जब भारत हमले की तैयारी कर रहा था कि जब बहावलपुर में जो इनका अड्डा है, आतंकियों का ठिकाना है, उसे टारगेट किया जाएगा। ऐसा किसी भी तरह की प्लानिंग में उस समय तक नहीं था, लेकिन भारतीय सेना ने एग्जैक्ट वहां जाकर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। सेना की कार्रवाई बताकर नहीं होती है, वो आपको नहीं बताया जाता, क्योंकि वो कहते ही है ना कि हम खुद डिसाइड करेंगे कहां हमें हमले करने हैं। भारत ने अपनी हमलों को बिल्कुल नॉन रिएक्शनरी प्रकार का बताया था कि हम किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान का कराची पोर्ट पूरी तरह से मीडिया ने ध्वस्त करा दिया। अच्छा, ये अति उत्साह आ कैसे रहा था और इसका वैलिडेशन क्या था? क्योंकि हम लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे ना कि अब हमारा नेवी पूरी तरह से अरब सागर में खड़ा है, ऊपर से पानी तैयार है, उधर से बीएलए तैयार है, इधर से बीएसएफ तैयार है, आर्मी तैयार है। तो हमें ऑब्वियस सी बात है कि कन्विंस आप होने लगते हो ना कि तैयार तो थे ही, शायद एग्जीक्यूट भी हो गया दिखता है। बस इस एग्जीक्यूशन को लेकर के देर रात तक इस तरह से कि इंडिया ने हिट कर दिया है पाकिस्तान को, इंडिया टारगेट लाहौर, नेवी अटैक इन कराची, हेडलाइंस चलने लगी। यहां से आगे आगे एक और न्यूज आ गई, और भाई साहब ये तो हद दर्जे का है। मतलब अगर नेशनल मीडिया के यूट्यूब चैनल्स को आप देख लो तो वो ये समझते हैं कि यूट्यूब चैनल पर कोई क्रेडिबिलिटी की जरूरत होती है क्या? थंबनेल पर कुछ भी लिख दो, सब चलता है। मतलब एक बार के लिए यूट्यूब पर क्रेडिबिलिटी जिस दिन लाने के ये बारे में विचार करने लगेंगे, शायद यूट्यूब के माध्यम से भी न्यूज सही से आने लगेंगी। मतलब एक टीवी चैनल है, नाम मैं उसका मिस कर रहा हूं, वो तो आए दिन वर्ल्ड वॉर 3 करा रहा होता है। मतलब मैं पिछले साल भर से तो शायद उसे देख रहा हूं, मतलब वो पिछले साल भर से वर्ल्ड वॉर 3 की न्यूज चला रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 चल रहा है और वर्ल्ड वॉर 3 के एनिमेशन चल रहे हैं। एक स्टूडियो बना रखा है बढ़िया, वो एनिमेशन से धाड़ धूम फोड़ रहे होते हैं। इन भाई साहब ने तो इस्लामाबाद पर ही कब्जा करा दिया। अच्छा, कहीं कोई एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, सीधा उठाया और इस्लामाबाद पर हमला हो गया। अब ये न्यूज सुनने के बाद में अति एक्साइटमेंट आएगा ना भाई। जो व्यूअर ये सब सुन रहा है, लाखों में लोग वॉच कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, अंदर चाहे जो चल रहा हो, उन्हें यह तरीका पता चल गया कि यह चीज लगाओ, अंदर घुसा दो एक बार जनता को, और उसको फिर दिखने ही मत दो। वो इंतजार में ही बैठा होगा, अंदर चार पैनलिस्ट आपस में बात कर रहे होंगे। आपको लग रहा होगा यार इस्लामाबाद पर कब्जा हुआ है, हमें कोई बता क्यों नहीं रहा है कि इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया है। और आप केवल वहां पर अपने आप को इस तरह देख रहे हैं, किससे कहें भाई साहब इस्लामाबाद का क्या खबर है, भाई साहब किस जगह, कोई खबर नहीं है। यहां पर इन्होंने लगा दिया, जाओ और जाकर देखो। अब यह हद थी कि यहां पर मीडिया के अंदर जो टीआरपी गेम चल रहा है, और उस टीआरपी गेम के अंदर जिस तरह से लड़ाई मची हुई है, उस लड़ाई के अंदर रियल जो वॉर है वो कहीं पीछे छूट गई, और मीडिया के अंदर आकर के न्यूज आ हद देखिए, फूट फूट कर रोया पाकिस्तान, कर डाली युद्ध की घोषणा। पाकिस्तान में घुसी भारत की सेना, यह कराची बंदरगाह पर हुआ बड़ा हमला। देखिए क्या है ना, इतने बड़े मीडिया हाउस, कल हमने ग्लोबल टाइम्स का मजाक बनाया था। अब सोचो ना कि अगर हमारे न्यूज चैनल्स को उठाकर कोई मजाक बनाए कि भाई इसी कारण से आप लोग अपनी जो पत्रकारिता का इंडेक्स है उसमें इतना नीचे आते हो, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इतना नीचे आते हो, क्योंकि नेशनल मीडिया चलाना मजाक नहीं है ना। कितने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है आप लोगों का, और उस इन्वेस्टमेंट के बाद में आप इस तरह की फर्जी खबर चलाते हैं। और फर्जी खबर चलाते हैं क्योंकि आपने लोगों के पूरे की तरह ध्यान जो है अपनी तरफ आकर्षित किया हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा मतलब क्वेश्चन मार्क लगाता है कि देश आफ्टर ऑल सूचनाओं के लिए किस पर यकीन करे। अच्छा, चूंकि हम जैसे लोग जो न्यूज का विश्लेषण करने के लिए अपना चैनल बनाए थे, अब हम जैसे लोगों पर ना एक और दायित्व आ जाता है कि हम आप तक यह भी जानकारी जुटाकर बताएं कि इनमें से सही क्या है और गलत क्या है। चूंकि हमारे न्यूज के सोर्सेज भी मेन स्ट्रीम हाउस ही होते हैं, हम एएनआई, पीटीआई या वर्ल्ड के अंदर जितने भी मीडिया हाउसेज हैं उनकी न्यूज को लेकर चल रहे होते हैं। ऐसे में अगर हम अपने देश के मीडिया हाउसेज की न्यूज को लेकर के सेशन करने लगे तो देश में ना जाने कितनी ज्यादा झूठी खबरें फैलाई जा सकती हैं। देश ने इन सब न्यूज के चलते अपने ऊपर भी तो कई बार
आप विचार करके देखिए कि हो सकता है कि भारत की सेना सही मायने में यही प्लान कर रही थी, लेकिन कभी भी बता करके हमले नहीं होते कि अब हम यहां हमला करेंगे, अब हम यहां हमला करेंगे। फिर तो वो वॉर ही क्या रहा ना, फिर तो वॉर से ज्यादा प्रिडिक्टेबल घटना हो गई, फिर तो वो एग्जीक्यूशन ही था, ऑटोनोमस मोड में चलना था, ऑटो पायलट था। लेकिन भारत को इन सब चीजों से नुकसान होता है। और बहुत बार, अभी मैं आप लोगों के काफी सारे कमेंट्स देख रहा था, हमारे ट्विटर पर भी देख रहा था, कमेंट्स में भी देख रहा था कि सर हम आपकी न्यूज सुनने इसलिए आते हैं क्योंकि यहां पर हमें क्रेडिबिलिटी का एहसास होता है। लेकिन मेरी क्रेडिबिलिटी भी इनमें से कहीं ना कहीं से किसी ना किसी के अगर बलि चढ़ गई तो मेरी क्रेडिबिलिटी का भी नुकसान हो जाना है। अब कई बार अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि छोटा ही सही खबर दो तो कम से कम स्वतः प्रमाणित करके दो कि भाई मैं ये खबर लेकर आया हूं, प्रमाणित है, इसे मान लो। लेकिन ये सब एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा होता है। खैर, समय जो भी देखेगा वो हम उस पर विचार करेंगे। फिलहाल के लिए आपके सामने न्यूज ये है कि भारत ने इन जितनी भी न्यूज को आपने देखा, इस पर केवल एक प्रतिक्रिया दी, और वो क्या थी? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से सभी मीडिया चैनल्स को आज ही अभी अभी जब 9 तारीख के दिन अपन बैठे हैं तो दोपहर में एक ट्वीट से जानकारी दी मीडिया चैनल्स को, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को और इंडिविजुअल्स को कि भैया आप लोग कम से कम लाइव कवरेज और रियल टाइम रिपोर्टिंग में डिफेंस ऑपरेशंस और मूवमेंट के बारे में मत बताइए, क्योंकि ये जो आप बात बता रहे हो इसकी वजह से सेंसिटिव और सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन। अच्छा, मीडिया का एक बहुत तगड़ा जुगाड़ है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है तो उसमें क्या एक ब्रेकिंग इंपैक्ट होता है कि यार कुछ तो ऐसा हो रहा है जो मुझे नहीं पता है और पहली बार पता चला है। तो बोले यार ये जो सूत्रों के हवाले से आप खबर बताते हो ना, मत बताओ। पुराने अनुभव हमारे ऐसे रहे हैं, चाहे कारगिल का युद्ध हो, चाहे 26/11 का हमला हो या कंधार हाईजैक हो, ऐसे सभी समय पर भारत को बड़ा नुकसान हुआ है मीडिया की रिपोर्टिंग से। अच्छा, मीडिया पूरे टाइम फेक कर रही हो यह भी जरूरी नहीं है। मीडिया में से कुछ न्यूज ऐसी भी होती है जो सच पर आधारित होती है, उनकी लाइव रिपोर्टिंग पर आधारित होती है। उसको भी इन्होंने अपनी तरफ से रोका कि भैया रुको, इन सब चीजों को रोको। बकायदा रक्षा मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि सूत्र आधारित जानकारी साझा करने से बचें, यह हमारी सैन्य रणनीति को नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है कि भारत पूरी तैयारी ही कर रहा हो, लेकिन हमारी तैयारी को पहले ही अगर आप डिस्क्लोज कर रहे हो कि हम कराची पर बम दागने वाले हैं, पता चल रहा है वो नेशनल मीडिया में आ चुका है, तो ऐसे में वो इंपैक्ट उसका न्यूट्रलाइज हो गया, दुश्मन पहले से तैयार हो गया। अब ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती हैं, देश के लिए भी, देश के सम्मान के लिए भी, देश के व्यूअर्स के लिए भी। हद ये थी कि लोगों ने आज सुबह जब हमने ट्वीट किया तो उस पर आकर के अपना भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारे रात के 2 घंटे कैसे बीते हैं हम ही जानते हैं, हमें समझ में ही नहीं आ रहा था चल क्या रहा है। तो वॉर टाइम में जिन्हें भ्रामक खबरें कहा गया उनसे बचने के लिए ये सारी जानकारी थी। तो अब के अपडेट क्या है, चल क्या रहा है? देखिए, फिलहाल के अपडेट के अंदर ये है कि नाइट के समय जिन जिन क्षेत्रों में ब्लैकआउट रहा उनके अपडेट्स हैं हमारे पास में, साथ में एयरपोर्ट्स को लेकर के अपडेट्स हैं हमारे पास में, साथ में टेररिस्ट मारे जाने की खबरें साथ में अपडेटेड है। साथ ही साथ अमेरिका का भी अपडेट हमारे पास है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जो कुछ समय पहले भारत की यात्रा पर आए थे, इनका एक इंटरव्यू इस समय वायरल हो रहा है। क्या जेडी वेंस के माध्यम से हमें यह लगा कि पाकिस्तान का साथ फिर से दे रहा है अमेरिका? आज इस पर हम फिर से आपसे साथ चर्चा कर ले रहे हैं। एक प्रतिष्ठित मीडिया हाउस ने इस तरह की हेडिंग डाल करके इसको लिखा कि अमेरिका ने भारत के पीठ में छुरा घोंप दिया है। ऐसा क्या कहा जेडी वेंस ने साहब? तो जेडी वेंस ने अपनी तरफ से केवल एक लाइन बोली थी और वो ये थी कि भाई भारत के अंदर जो भी हो रहा है, भारत और पाकिस्तान के केस में जो भी हो रहा है, हम अपने आप को उससे दूर रखते हैं। यूएस टू स्टे आउट ऑफ वॉर, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये लोग जो क्या कर रहे हैं। अब इसको कई मीडिया हाउसेज ने इस तरह दिखा दिया कि अमेरिका ने भारत के पीठ में छुरा घोंप दिया है। भाई कैसे छुरा घोंप दिया? तो इनका मानना था कि फॉक्स न्यूज में इन्होंने इंटरव्यू दिया है और ये कह रहे हैं कि हम इस मामले में नहीं पड़ेंगे। अरे तो भाई ये सबसे अच्छी बात है कि ये आपके मामले में नहीं पड़ रहे हैं। ये छुरा घोंपना नहीं है, ये साथ देना है आपका। अब आप पूछेंगे वो कैसे? अमेरिका का इतिहास रहा है, जब तक तालिबान को सफाया करने के लिए, तालिबान को खात्मा करने के लिए पाकिस्तान की जरूरत थी अमेरिका को, ना चाहते हुए भी अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा होता था। इतिहास गवाह है, अमेरिका हर युद्ध में पाकिस्तान का ही पक्ष लेता दिखाई दिया है।
आज अगर वो उनके नाम पर भी ये कह रहा है कि मैं किसी भी पक्ष में नहीं हूं, मतलब एक तो ये होता है कि दोनों से ये कहा जा रहा हो कि देख लो भाई तुम्हारे साथ ये लालच है इसलिए मैं आऊंगा, या इंडिया वालों रुक जाओ ये ठीक नहीं है, या पाकिस्तान वालों बोले मैं नहीं पड़ रहा इस मामले में। ये वो अमेरिका है जो हर मामले में टांग अड़ाता है, चाहे रशिया यूक्रेन हो रहा हो, चाहे हमास गाजा और इजराइल हो रहा हो, चाइना ताइवान हो रहा हो, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया हो, हर जगह अपना पक्ष रखता है। वो अमेरिका आपसे बोल रहा है कि मैं कहीं नहीं हूं। इसका मतलब है कि अमेरिका सही मायने में आपका साथ दे रहा है, क्योंकि इसका किसी, आप में से कुछ लोग कहेंगे नहीं सर इसको तो हमारे साथ ही होना चाहिए था। देखो अमेरिका का साथ कितना भारी होता है ये यूक्रेन से जाकर पूछ लीजिए। यूक्रेन का साथ बाइडेन ने दिया था, ट्रंप ने सूद समेत पूरे जीवन भर के लिए यूक्रेन के आधे मिनरल्स पर कब्जा कर लिया। अमेरिका का साथ बहुत महंगा होता है भाई। जापान का साथ दिया था अमेरिका ने, उसको हमेशा के लिए डिफेंस से पैरालाइज कर दिया। अमेरिका ने जिसका साथ दिया उसको बाद में पंगु बना दिया, और यही इन लोगों की परंपराएं होती हैं। खैर, ऐसे में इनका साथ ना देना हमारे लिए एक बड़ी खबर है, ठीक है। और जो अपडेट थे इसके साथ साथ, और वो क्या थे, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भारत की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से एक पोस्ट और डाली गई जिसमें यह दिखाया गया कि हमने वेस्टर्न बॉर्डर पर किस तरह से पाकिस्तान के जो ठिकाने थे उनको खत्म किया। उसका भी बाकायदा एक वीडियो जारी किया गया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू चल रहा है। ऐसे में इन्होंने बंकर उड़ाने का एक वीडियो डाला कि देखिए शायद आपको बंकर विजिबल हो रहा हो और ब्लास्ट होते हुए दिखाई दे रहा हो। मतलब हम क्रॉस बॉर्डर शेलिंग में उन्हें जो भी नुकसान पहुंचा सकते हैं उसमें हम लगे हुए हैं लगातार। सेना के ठिकानों को हम भी टारगेट बना रहे हैं और बाकायदा उसको बता भी रहे हैं कि हम ये क्या कर रहे हैं, ठीक है साहब। इस बीच में तुर्की के राष्ट्रपति अर्दगन का अपडेट आता है। वो फिर से वही राग अलापते हैं कि पहलगाम मामले की जांच तो करा लेते। अच्छा, ये विषय कई जगह पर बहुत चर्चा में चल भी रहा है, क्या कि भारत ने पहलगाम के मामले पर बिना पाकिस्तान की मांग माने ही ये हमले क्यों कर दिए। अब ये अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी काफी तेजी से उठ रही बात है। क्या बात उठ रही है कि भारत को बार बार यह कहा गया, पाकिस्तान ने जोर देकर कहा, तुर्की ने कहा, और भी जितने लोग थे उन सबका कहना था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान अगर यह कह रहा है कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, एक बार उसकी जांच तो करा लो, अगर हम गुनहगार हैं तो बताना। भारत ने इस बार जांच नहीं कराई, अपनी तरफ से फरमान सुनाया कि ये तुमने ही किया है। तो ऐसा करने पे भारत का स्टैंड क्या है? दुनिया क्या ये नहीं कहेगी कि आपने जांच से किनारा कर लिया, आपको तो बस उन पर हमला ही करना था, आपको तो उनको मारना ही था जो आप मारने निकल गए। तो देखो, इस पर भारत का स्टैंड बड़ा साफ है, और वो स्टैंड ये है कि आज से पहले भी हमने हर मुद्दे पर इनसे जांच कराई है। 26/11 का भारत पर हमला हुआ तो भी हम इनसे जांच कराने की मांग करते रहे। पाकिस्तान ने पहली बार में मना ही कर दिया था, जब मुंबई बम धमाके हुए मना ही कर दिया था। लेकिन जब हमने एक आतंकी जिंदा पकड़ लिया और उस आतंकी से बुलवाया कि मैं पाकिस्तानी हूं, तब तक वो ये डिनायल में रहे कि ये हमारा आदमी नहीं है। तो बोले इस देश की हम किस बात पर यकीन कर लें कि ये देश इस बात से सहमति जताएगा कि हां भाई हमारी जांच करने में सहयोग देंगे। इसके बाद पठानकोट में जब हमला हुआ, हमने तब भी इनसे कहा कि जांच कर लो, लेकिन ये जांच के नाम पर जिस तरह की हरकतें करते आए हैं, पहले तो जांच के नाम पर ये इतना टशन दिखाएंगे जैसे कि इनको इनवाइट किया गया है सीबीआई की तरह, इनको इनवाइट किया गया है कि सीआईडी की तरह। ये आएंगे और दया की तरह से हरकतें करेंगे कि दिखाओ साहब क्या हुआ है, हम नहीं मानते। अरे तो तुमको हम थोड़ी है ना ये बताएंगे कि देखो तुम क्या मानते हो क्या नहीं मानते हो। तो इंडिया ने इस बार कहा कि हम तुमसे इस बात को ऑथराइज नहीं करवाने वाले कि तुमने किया है कि नहीं, हमारा मानना है कि तुमने ही किया है। अब चलो तो मान लो कि ये हमने भी किया, तो भी तुम ही ने किया, अब बोलो क्या कहोगे। तो भारत ने अपना स्टैंड दुनिया के सामने साफ कर दिया कि जिस देश की बुनियाद ही झूठ पर बनी हो, जिस देश ने शुरुआत झूठ से की हो, हम उस देश के सामने सफाई नहीं देना चाहते। कह दिया कि ये उनका किया हुआ है तो उनका किया हुआ है, दैट्स ऑल, ठीक है। इस बात को भारत की तरफ से भारत के हाई कमिश्नर टू जो यूके हैं, उन्होंने भी टीवी इंटरव्यू में यही लाइन दोहराते हुए कहा कि देखिए हम लोग आपके सामने एक ही बात उठाते हैं, अगर भारत ने कोई हमला किया, पाकिस्तान में कोई व्यक्ति मरा, पाकिस्तान में अगर व्यक्ति मरता है तो उस मरने वाले आतंकी के फ्यूनरल में एक यूएन डेजिग्नेटेड यूएस द्वारा इनामी आतंकी फ्यूनरल में उपस्थित होता है। फ्यूनरल में जो उपस्थित हुआ आतंकी है उनके साथ सैनिक खड़े होते हैं, और जो आतंकी मरा है उसको स्टेट के झंडे में लपेटा जाता है। किसी भी देश में अगर कोई व्यक्ति मरता है तो अगर वो देश के लिए शहीद हुआ है तो उसे झंडा नसीब होता है। तो यहां बकायदा हमने ये तस्वीर फिर से दिखाई कि देखो यहां पर ये आतंकी जो खड़ा है ये यूएन डेजिग्नेटेड आतंकी है, इसके साथ में खड़े हुए लोग अधिकारी सेना के हैं। आतंकी खड़ा है, उसके साथ में पुलिस सेना के अधिकारी खड़े हैं, और जो मरा है
उसको झंडे में लपेटा हुआ है। बोले इससे ज्यादा और क्या प्रामाणिकता हम आपको दें कि जो मर रहे हैं वो आतंकी हैं, और दूसरा इस बात की क्या प्रामाणिकता और दें कि जो यूएन डेजिग्नेटेड आतंकी है वो सेना के साथ खड़ा है। दैट मींस पाकिस्तान ने दुनिया को यह बता दिया है कि हमारे यहां आतंकी कोई मतलब ही नहीं रखते, वो सेना के समर्थन से ही चलते हैं। तो बोले इन बातों में मैं किसी तरह का डिबेट में नहीं फंसना चाहता। ठीक है साहब, पाकिस्तान की तरफ से और क्या अपडेट आते हैं। पाकिस्तान की तरफ से एक अपडेट आया जो जबरदस्त साहब इस समय का मीम मटेरियल है, जिसको सुन करके आपके लिए एक बार हंसी शायद आप कंट्रोल ना कर पाए। सुनिए साहब, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन है, उसकी तरफ से एक ट्वीट फ्लैश होता है। अभी क्या हुआ कि मेरे कमेंट बॉक्स में, जो ट्विटर का हमारा कमेंट बॉक्स है, उसमें बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट भर भर के डाला हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपील टू इंटरनेशनल पार्टनर्स फॉर मोर लोन्स आफ्टर हैवी लॉसेस inflicted by enemy amid escalating war and stock crash. We urge international partners to help de-escalate. Nation urge to remain steadfast. अब इस तरह की एक सरकारी भाषा लिखी गई जिसमें यह बात कही गई। आसान भाषा में अर्थ यह है कि पाकिस्तान इस समय बहुत ज्यादा नुकसान भुगत रहा है। ऐसे में भारत के द्वारा जो युद्ध किया गया है उससे हमारी और हालत खराब हो गई है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, वर्ल्ड बैंक से, पाकिस्तान से यह अर्ज की जाती है कि वो पाकिस्तान को और लोन दे ताकि वो इस युद्ध को अच्छे से चला पाए। तो कुल मिलाकर के ये जैसे ही बात आई तो भाई साहब इस बात के ऊपर मीम बनने शुरू हो गए कि एक तो तुम युद्ध में गए, ऊपर से जाकर के तुम लोन मांग रहे हो। अच्छा, ये वेरीफाइड अकाउंट है, वेरीफाइड वो भी सरकार वाला वेरीफाइड। एक हमारा वाला ब्लू टिक होता है, ये थोड़ा ग्रे कलर का है जो सरकार को ही मिलता है। तो ऐसे में ये वाला टिक है तो लोगों को लगा कि यार ये तो बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये बात सही है, इसको जो इंडिया में जब आप सरकारी खबरों को सही मानते हुए निकलते हैं तो पीआईबी की खबर को सही मानते हैं, है ना। पीआईबी ही, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ही फैक्ट चेक करता है। जो संस्थान खुद फैक्ट चेक करता है वो भी बेचारा इस बात को सही और गलत नहीं समझ पाया। हमारे देश में इंफॉर्मेशन का तो डायरिया हो रखा है, समझ नहीं आ रहा है कौन सही है कौन गलत है। पीआईबी वाले इनकी फिरकी ले लिए। क्या फिरकी ले लिए? वो एक ट्वीट डालते हैं जिसमें लिखते हैं कि भाई साहब ये कोई तरीका है भीख मांगने का। अगर आपको एक फिल्म ध्यान हो, शायद गोलमाल है, और उस गोलमाल के अंदर ये दृश्य होता है, क्या ये तरीका है कोई भीख मांगने का? तो ये इस ट्वीट को कोट करते हुए इस तरह का पोस्ट डाल देते हैं। हालांकि पीआईबी वाले इस पोस्ट को थोड़ी ही देर में डिलीट मार देते हैं जब उन्हें समझ में आता है कि ये ट्वीट फर्जी था। ट्वीट फर्जी था ये बाद में पता चलता है। क्यों? विक्रम मिस्त्री जी जहां आतंकियों की तस्वीर लेकर खड़े थे वहां पर भी यही पोस्ट लगना शुरू हुआ। बात बाद में पता चली कि भाई साहब यहां तो कुछ और है, और वो क्या है? इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन ने जो तस्वीरें लगाई वो इस तरह की थी कि भीख दे दो। पाकिस्तान के पायलट जो हैं वो बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं कि भीख दे दो, भीख मांग रहे हैं। बाद में पाकिस्तान वाले खुद आते हैं और वो इसे फैक्ट चेक करते हैं। टेक्निकली ये फैक्ट चेक नहीं था, पाकिस्तान वाले इसे फेक करार दे रहे थे। फेक नहीं था, ये था तो ये सही, लेकिन ट्वीट लिखने वाला कोई हैकर था। असल में पाकिस्तान ने आकर के कहा कि ये फेक ट्वीट अलर्ट है, हमारा अकाउंट ही हैक हो गया था। फिर आरटी इंडिया ने इस बात को कंफर्म करते हुए लिखा कि पाकिस्तान की ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने यह बात बताई है कि उनका अकाउंट हैक हो गया था, जिसके चलते ये कर्ज मांगने वाली बात निकल कर आई थी। तो टेक्निकली इन लोगों का अकाउंट हैक करने वाले हैकर ने भी इतना दिमाग लगाया कि ह्यूमर भी बड़ा इंटेलिजेंट डाला, और इतना अच्छा ह्यूमरस चीज डाली कि वो पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान की स्थिति समझाने जैसी हो गई थी कि इन्होंने तो सच ही बयां कर दिया। क्योंकि इनके पीएम कुछ ही साल पहले कटोरा वाली बात कहते हुए पाए भी गए थे, तो ये एकदम इन पर जा रहा था। खैर कोई बात नहीं, हम तो इसमें भी पूरे रस ले लिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस बात को सही मान करके ट्वीट भी कर दिया। देखो, गलती इसमें आपकी भी नहीं है। अब आप क्या माने, जब पीआईबी खुद इंटरेस्ट ले रही है तो आप मानने लगेंगे कि ये तो सही है। फिर भी इस पूरे इंफॉर्मेशन के वॉरफेयर में आप बस क्रेडिबल सोर्सेज के नाम पर, मैं कल तक पीआईबी कह रहा था कि पीआईबी पर यकीन करें, आप यकीन करें कि सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन पीआईबी खुद लपेटे में आ गया तो मतलब ये अपने आप में एक बड़ी न्यूज बन जाती है। खैर कोई नहीं जी, आगे चलते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये सारी खबरें इस तरह से चलना शुरू हो गई हैं। अच्छा, ये खबर ज्यादा वैलिडेशन कैसे पाई? इसके पीछे का कारण था कि आज पाकिस्तान के अंदर मीटिंग होने वाली है आईएमएफ के द्वारा कर्जा दिए जाने की। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में अमेरिका ने पहले सरकार बदली, सरकार बदल करके वहां पर लोन की कंडीशन डाली कि अगर तुम इमरान खान को जेल में डालकर रखते हो, क्योंकि इमरान खान ने गुस्ताखी की थी कि वो रूस से हाथ मिला लिया था, तो इमरान खान को जेल में डालकर रखो, शहबाज शरीफ तुम सरकार चलाओ, तुम्हारी सरकार अगर चलती है
तो हम तुम्हें फिर आईएमएफ से लोन दिलवाएंगे। तो पाकिस्तान को क्या चाहिए, भिखारी को क्या चाहिए, भीख। तो वो तैयार हो गया और तैयार होकर के लोन की अपेक्षा में वो निकल लिया। तो ऐसे में आईएमएफ वाले आज इनको किस्त देने से पहले इनका रिव्यू करने आ रहे हैं। $1.3 बिलियन का इनको नया लोन देना है या नहीं, इसका आज रिव्यू होना है। और आईएमएफ की टीम जब रिव्यू के लिए आ रही है तो इस रिव्यू से पहले भारत इनको यह कह रहा है कि सर इनको लोन मत दो। क्यों मत दो? क्योंकि ये फिर से जाकर के टेररिज्म में ही इस पैसे का उपयोग करने वाले हैं। पाकिस्तान वाले इस पैसे का टेररिज्म में उपयोग करेंगे, ये दुनिया को हम ऑलरेडी बता चुके हैं। यही कारण है कि हम इन्हें एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पहले से डलवा कर रखे हुए थे, ब्लैक लिस्ट हम इनको करवा चुके थे कि ये पैसा आतंकियों के लिए जाता है। हालांकि आईएमएफ कह रहा है कि भाई तारीख आ चुकी है, सब कुछ पहले से प्लान था, हमें रिव्यू करने जाने दो, उसके बाद हम बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ी मेहनतों से मिन्नतों से अपनी सरकार बदली, सरकार बदल के इमरान खान को जेल में डालकर रखा। बेचारे के बारे में इतनी सारी खबरें आई, उसके साथ पता नहीं क्या क्या होने की खबरें, अब सही थी या गलत थी, तो पाकिस्तान का मामला भी समझ नहीं आता है भाई। तो वो भी जो खबरें आई खुद काफी शर्मनाक थी। ऐसे में पाकिस्तान के अंदर की जो मीडिया है वो क्या चाहती है ये पाकिस्तान वाले भी जानते हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान को अपने यहां कर्जा चाहिए और कर्जे के लिए आईएमएफ के आगे वो पूरी तरह सरेंडर है। सर लोन दे दो, सरकार बदल दिए हम। ऐसे में अब आईएमएफ इसकी पूरी की पूरी तैयारी करके अब कैसे देखता है वो हम आपको बता देंगे। फिलहाल के लिए पाकिस्तान पर 34% विदेशी कर्ज है, ये डेटा है। अच्छा साहब, इसके अलावा क्या चल रहा है भारत में? क्या चल रहा है भारत में? डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सर्विस के चीफ, इन सबसे हाल ही में सुबह सुबह मुलाकात की है, इनसे अपडेट लिया है और हो सकता है आगे की कार्रवाई के बारे में इनसे जाना हो। यह हमारे देश के अंदर फिलहाल का अपडेट है। जम्मू में जहां पर कल हमले हुए थे वहां पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जाते हुए अपनी तस्वीर डाले कि भाई जहां पर घटना हुई थी मैं वहां जा रहा हूं। ऐसे ही जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो अपनी तरफ से दौरे पर निकले हुए हैं उन क्षेत्रों में जहां पर कल धमाके हुए थे। तो कुल मिलाकर के जहां पर हमले हुए उन सब जगह पर अभी प्रशासन जो है वो दौरे कर रहा है। तो ये कुल मिलाकर अब तक के अपडेट हैं। युद्ध का कोई अपडेट अब तक मेरे पास नहीं है, अगर होता है तो मैं आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा। देखिए, मैं बार बार एक ही लाइन दोहराता हूं और फिर से आपसे एक बार दोहरा रहा हूं, हम कोई भी पत्रकारिता का चैनल नहीं चला रहे हैं। मतलब हमारे पास कोई भी न्यूज मीडिया नहीं है, हमारे कोई रिपोर्टर इंडिपेंडेंट नहीं घूम रहे हैं। हम जितने भी दुनिया भर के सोर्सेज हैं उनमें सरकार की तरफ से इनपुट्स और जितने भी न्यूज चल रही हैं उधर की इधर की वर्ल्ड की, उनमें से छान के आपके पास फिर न्यूज लेकर आते हैं। ठीक है, आपसे गुजारिश रहेगी कि हमारी न्यूज को भी आप संदेह की दृष्टि से ही देखें। अंततोगत्वा खबरों के केस में आप माने सरकारी न्यूज को ही सही। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी क्रेडिबिलिटी सही तरीके से डिलीवर करने की मेहनत कर रहा हूं। आपका विश्वास मुझे और ज्यादा प्रेरणा देता है। आप में से पूरे टाइम 1.5-2 लाख लोग लाइव रहते हैं मेरे पास, मेरा ये सौभाग्य है। लेकिन इस सौभाग्य ने एक जिम्मेदारी का भाव दिया है। आप बताएं कि मैं आगे और क्या कर सकता हूं, उसके लिए भी आप कमेंट्स में मुझे राय दें। अगर आपको लगता है कि आप इस दिशा में कुछ अच्छा कर सकते हैं तो उस दिशा में भी सलाह दें। लेकिन आप मेरी बात को बस इस तरह से मान लें कि फेक न्यूज के जाल में ना फंसें, गलत सूचनाओं को इधर से उधर ना फैलाएं, है ना। गलत सूचना फैलने से बहुत मामला फैल जाएगा। फिलहाल के लिए साहब इतना है। अच्छा, एक और अपडेट है। अभी जैसे मेरे बहुत से साथी उपलब्ध हैं लेकिन वो बात करना चाह रहे हैं, बड़ी संख्या में होने की वजह से मैं ट्वीट्स के रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं। अगर आप में से कोई भी साथी मुझसे चर्चा करना चाहता है तो आज शाम को 6 बजे मैं इंस्टाग्राम पर लाइव आ रहा हूं। उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया है। आपके साथ वहां पर कमेंट्स पर मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, आप जाकर वहां पर अभी ज्वाइन हो सकते हैं। शाम 6 बजे हम आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए वहां उपस्थित होंगे, क्योंकि यूट्यूब पर इस समय ट्रैफिक जो है वो बहुत ज्यादा है। आपके समय को मैं यहां मैनेज नहीं कर पाऊंगा। आप में से कुछ लोग जो बात करना चाह रहे हैं, अपनी बात रखना चाह रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे मेल्स, कॉल सेंटर पे कॉल सब आए हुए हैं, वो अपनी अपनी बात रखना चाहते हैं। तो आप आइए, थोड़ा समय निकालते हैं, फिर शाम को 6 बजे आपके साथ मुलाकात होती है। ठीक है। इसी के साथ साथ रविवार के दिन सुबह 11 बजे आपके साथ एक वेबिनार रखी है मैंने, जिसमें आप किसी भी एज ग्रुप में हो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका उद्देश्य ये हो, ये एक सेमिनार है, असल में ऑनलाइन रखी गई सेमिनार है। इसका लिंक भी कमेंट बॉक्स में है। आप जिस एज में हैं उसके अकॉर्डिंग आपको निवेश कहां करना चाहिए, तो एक चर्चा है। इस बहाने आपसे और वार्ता अच्छे से हो पाएगी। ये बातें बाजार की एप्लीकेशन पर है, इसका लिंक भी कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है।
अभी फिलहाल के लिए हमारे द्वारा एक पोर्टफोलियो बिल्डिंग और मैनेजमेंट का कोर्स कराया जा रहा है, क्योंकि न्यूज के दौरान, दुनिया में चल रही इन घटनाओं के दौरान आपका निवेश किस तरह, किस दिशा में बेहतर हो सकता है, उस पर हमारी तरफ से न्यूज एनालिसिस टीम के द्वारा करके बहुत अच्छे से स्टॉक्स का विश्लेषण करके चर्चाएं की जा रही हैं। आप अगर इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी ये बातें बाजार की पर उपलब्ध है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।